हेलो, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो है हम पोस्ट कोड 715 की बात करेंगे, जो कि हमारा 2019 में हुआ था ये पेपर, और जिसमें कि हमारे जो है हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो हमारे पास यहाँ पर पोस्ट थी 57 पोस्ट, जिसमें से जनरल की 27 के अराउंड थी, जिसमें कि जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 59 मार्क्स की थी। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं हमारी आज की न्यू वीडियो। सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगर हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर पासिस थ्रू अ सेल ऑफ एन EMF 1.5 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.15 ओम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज। ये आसान क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखो ऐसे करके एक डायग्राम बनेगी यहाँ पे, और इसमें आप केवीएल लगाओगे तो जिसके थ्रू आपका जो V0 है वो 1.20 वोल्ट हमें निकल जाएगा। मीन्स इसका आंसर जो है फर्स्ट का डी हो जाएगा। अगर हम अगले की बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर जिनको पहले पता नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करना, तो उनका वहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, अ पावर कंज्यूम बाय अ कॉइल इज 300 वाट when connected to a 30 volt DC source and 108 watt when connected to a 30 volt AC source. द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। तो इसमें रिएक्टेंस पूछी गई है कॉइल की। सबसे पहले अगर हम डीसी की बात करें, तो डीसी में हमारे पास जो पावर है वो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू अपॉन आर हो जाएगी। बट इसमें क्या है कि जब भी हम डीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। तो रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ना होने के कारण यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्टली रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा डीसी के केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो 3 ओम तक हमें जो है देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप देखें तो एसी के केस में उसने बोला कि जो पावर कंज्यूम की जा रही है वो 108 वाट है एट ए 30 वोल्ट एसी सोर्स के ऊपर। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमें यहाँ पर रिएक्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस हमें पता है कि 3 वाट है, तो हमें इंपेडेंस निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू, पावर है हमारे पास आई स्क्वायर इंटू आर, हमें फॉर्मूला पता है। और आई को हम लिख सकते हैं जैसे वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड होता है, तो वी अपॉन जेड इज इक्वल टू आई, तो वी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। तो इसके थ्रू जो हमारा जेड है वो कितना निकल जाएगा, आपका 5 निकल जाएगा। ये आप सॉल्व कर सकते हो। जब हमारे पास इम्पिडेंस पता चल गया है, अपने को रेजिस्टेंस पता है, तो हम इसमें रिएक्टेंस को ईजिली फाउंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस, मतलब कि इसका जो है आंसर आएगा। तो सेकंड का जो आंसर है वो हमारे पास है बी। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पॉज करके आप इसको जो है वापस देख सकते हो। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास जो है रिपीट हुआ है 912 में। विद इंक्रीज इन द सप्लाई फ्रिक्वेंसी द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इन अ मटीरियल विल। अब देखो हमें पता है कि ये रिपीट था क्वेश्चन, तो इसमें यही है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एक्स ही होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की बात की गई है। तो ये कैपेसिटेंस का केस बनता है, तो हमें पता है वी स्क्वायर एफ 2πc। एंड अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारी जो पावर है वो भी इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का ए। अगर हम फोर्थ की बात करें, तो द पैरेलल सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन द एडमिटेंस इज प्योरली। अब वही है कि देखो सबसे पहले एडमिटेंस जो है वो 1/z होता है, मीन्स 1 अपॉन इम्पिडेंस, दैट इज एडमिटेंस। पैरेलल के केस में हमें देखने को मिलता है, और रेजोनेंस के केस में जो इम्पिडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इसमें होगा 1/z इज इक्वल टू 1/r, और 1/r को बोला गया है इसमें कंडक्टेंस, मीन्स 1 अपॉन रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस के नाम से फिर बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर डी। और यहाँ पर बस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है F0 1/2π√LC। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इसके साथ। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, 912 में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 912 में आया था तो 912 के हिसाब से वो रिपीटेड हुआ। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो अब यहाँ पर यही है कि डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या बोथ ए एंड बी। तो देखो हमने बात की थी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो टाइप ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर होगा आंसर नंबर बी, द कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। अब मैंने उस समय भी बात की थी कि अब बच्चे क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस देखेंगे, स्पेसिफिक वो भूल जाते हैं, और जनरली डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो है जनरली ये वाला क्वेश्चन बंदों का गलत हो जाता है बच्चों का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जनरली एब्सॉर्ब इन। अब देखो इसका मतलब ये है कि पीजो इलेक्ट्रिक है क्या, द एबिलिटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, मीन्स ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोगे तो ये फोर्स भी वापस जनरेट कर सकता है। तो ये जनरली हमारे पास जो है इंसुलेटर में ये देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है आपका 7th। तो विच ऑफ द
फॉलोइंग इंडक्टर विल हैव द लीस्ट एडी करंट लॉस। देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो एडी करंट है वो बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन इंटू वॉल्यूम अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम इसमें आयरन कोर लेते हैं तो हम इसमें लेमिनेशन की हेल्प लेते हैं, जिसके थ्रू उसका रेजिस्टेंस बढ़ा के हम इसका एडी करंट को कम करते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा कम इनमें से किस में एडी करंट हमें देखने को मिलेगा। देखो एडी करंट बेसिकली कैसे उत्पन्न होता है। देखो जब भी ये मैंने बताइए कि जब भी आपका जो है करंट फ्लो करेगा तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक एक तरीके से लाइंस क्रिएट होगी, फील्ड लाइंस क्रिएट होगी, जो कि अपने जो कोर है उसके साथ लिंक करेगी। अब कोर क्या क्लोज है तो इसके थ्रू क्या करेगा, एक करंट फ्लो करेगा और करंट की वजह से एक इंड्यूस एमएफ पैदा होगा जो कि अपने कॉज को अपोज करेगा बाय थ्रू लेंस लॉ। तो इसके थ्रू अपना यहाँ पर मतलब कि जो अपना ईएमएफ बना वो कहीं ना कहीं मेन ईएमएफ को भी एक तरीके से अपोज कर रहा है या फ्लक्स को अपोज कर रहा है। तो ये हमारे तरीके से एक लॉस ही हुआ है हमारा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कोर में ऐसे एडी करंट फ्लो करें और एडी करंट जो वो हीट की फॉर्म में फिर करेगा, जो कि हमारे लिए वेस्टफुल है। तो इसमें पावर की बहुत ज़्यादा जो है वेस्टेज हमें देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा देखो एयर कोर की बात करें, एयर कोर में अपना कोर होगा ही नहीं, एयर ही कोर जैसा होगा, तो मीन्स उसमें कहीं ना कहीं क्लोज पाथ है नहीं, एडी करंट उसमें होगा नहीं। तो इसका आंसर है 7th का ए। अगर मैं बात करूँ अपनी 8th क्वेश्चन की बात करूँ, और सिंगल ये भी रिपीटेड है 912 में, तो वही है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाई फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज करंट लॉस ऑफ has a eddy current loss of the 50 watt if the transformer is connected to a voltage of 330 volt 50 हर्ट्ज द एडी करंट लॉस विल बी। अब वही है कि हमें पता है कि एडी करंट जो है वो वी के स्क्वायर होगा। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर 912 जिससे पहले मैंने सॉल्व किया है तो उसमें मैंने ये बताया था आपको। तो यही है कि पावर हमें 50 है, 220 वोल्टेज है, तो इसके थ्रू ये निकालनी है, 330 वोल्ट हमें गिवन है, तो इसका आंसर आएगा 8th का बी आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन का जो है हमारे पास है कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 912 में, द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैन बी ड्रॉ ओनली इफ वी नो। ये मैंने उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, इफ़ द 10th क्वेश्चन, इफ़ द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर फॉर सेकेंडरी साइड इज 25% एंड टर्न रेशियो इज 1:10, इफ द परसेंटेज सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। बेसिकली जो हमारे पास पर यूनिट इम्पीडेंस होता है वो हमेशा सेकेंडरी एंड प्राइमरी में इक्वल होता है। तो इसमें जो पर यूनिट रेजिस्टेंस हमें दिए क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में, तो जो ये होगा ये सेम ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी आंसर। 10th का क्या होगा आपके पास बी। अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करें, ये भी रिपीटेड है 912 में, द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम एट अ पावर फैक्टर ऑफ। अब मैंने उसमें भी बात की थी कि एडी करंट के ऊपर जो है ये इसमें आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये भी रिपीटेड है, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विद लो। तो मैंने बात की थी कि अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो उसके लॉसेस कम करने पड़ेंगे, तो इसमें जो है लो कॉपर एज वेल एज आयरन लॉसेस, इसका आंसर होगा 12th का डी आंसर। ये भी रिपीटेड है। अगर हम 30 की बात करें, 13 की, इन अ पावर ट्रांसफार्मर द ब्रीथर इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। अब देखो ब्रीथर का क्या काम है, ब्रीथर का क्या काम है, फिल्टर करना ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल को नहीं, प्रिवेंट द इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, प्रिवेंट ऑक्सीजन टू द कूलिंग ऑफ एयर, या प्रोवाइड द फ्रेश एयर, नहीं, तो इसका आंसर होगा बी। और बात करें अब सिलिका की, तो सिलिका जो है इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो पूछा जाता है, अब सिलिका जब ड्राई होगा तो वो ब्लू कलर का होगा, जब सिलिका वेट होगा तो वो पिंक कलर का होगा। इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अब अगर आपका जो सिलिका है वो वेट हो जाता है, उसका कलर पिंक हो जाता है, क्या हम उसके कलर को पिंक टू ब्लू कर सकते हैं? तो ऐसे कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम जो है आसानी से पिंक टू ब्लू हम इसको कर सकते हैं, मीन्स वेट टू ड्राई? तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता होगा तो। वैसे इसका आंसर जो है, अगर मैं मतलब पॉज करके आप अगर पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि अगर हमारा जो है ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में क्या किया जाता है कि अगर पिंक हो जाता है तो सिलिका को धूप में रख देते हैं, जिसके थ्रू उसका जो है वेट से वो ड्राई हो जाता है और वापस उसका कलर ब्लू हो जाता है और वापस हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में, अगर आप ए का पेपर दोगे तो उसके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं पता होते। अगर हम 14th की बात करें, ये भी अपना 912 में रिपीट है, द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट दे शुड हैव द सेम। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, सबसे पहले मैंने आपको बात की थी कि पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी ये बात केवी रेटिंग ये होनी चाहिए, वोल्टेज रेशियो होनी चाहिए। अब जो परसेंटेज इंपेडेंस है वो इसकी डिज़ायर ऐसे कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन में ये 3 आती हैं, ये होनी चाहिए। अगर परसेंटेज इंपेडेंस अगर आपका इक्वल नहीं होगा तो इसमें बस ये होगा कि आपके 2 ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में रखे होंगे तो वो अनइक्वल जो है अपनी रेटिंग के हिसाब से लोड को शेयर करेंगे पावर।
और जो हमारा अभी 78 पोस्टें आई हैं, और ये जो हमारा फेबररी में जितनी ज़्यादा चांसेस हैं अगर ये होगा तो इस तरीके का ही आपका पेपर वहाँ पर बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इन अ डीसी मोटर द विंडेज लॉस इज़ प्रोपोर्शनल टू, देखो ये याद करना पड़ेगा आपको, ये स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड तक के लिए होता है। इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, विंडेज लॉसेस आपका जो है एन स्क्वायर हो जाएगा, एडी करंट भी आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। एडी करंट में जैसे याद रखना फ्रिक्वेंसी होती है ना स्क्वायर में, तो इसमें एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हमें पता है एन इजिकल टू 120F/P होता है, तो एन और एफ प्रोपोर्शनलिटी में है। हिस्ट्रीसिस में एफ होता है तो इसमें एन हो जाएगा, और बेरिंग लॉसेस में आपका एन हो जाएगा। तो ये हम जो है इसमें है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 16th की, हाँ 16th की बात करें, द लेमिनेशन योग, तो इसमें अगर हम बात करें, इन लेमिनेशन योग इन डीसी मोटर कैन बी रिड्यूस, तो इसको किस तरीके से हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा गया है स्पीड रेगुलेशन, आयरन लॉस, टेम्परेचर राइज या स्पार्किंग ऑन द लोड। तो देखो लेमिनेशन योग क्या चीज़ को रिड्यूस करता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है लेमिनेशन की बात की गई है, तो एडी करंट, एडी करंट कहाँ पर है, आयरन लॉसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा 16th का बी। अगर हम 17th की बात करें तो ये वापस हमारा रिपीटेड है, अ 4-pole DC जनरेटर विद 16 कॉयल हैज़ 2 लेयर लैब वाइंडिंग एंड द पोल पिच। अब वही है पोल पिच, हमने आपको बात की थी, कॉयल अपॉन पोल होगा, 16/4 4 होगा, और 2 लैब वाइंडिंग है तो इंटू 2, तो डैट इज़ 8। तो इसका आंसर आई होप आपको लग गया होगा पता। अगर हम अगले की बात करें, डिटरमाइन द फ्लक्स पर पोल फॉर 6-pole DC मशीन हैविंग अ 240 वेव कनेक्टेड कंडक्टर्स विच जनरेट्स एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट एंड वाइल रनिंग एट 1000 RPM। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है E=टू P5NZ 60/A होगा, तो हमें पता है पोल हमें 6 दिया है, और इसमें वेव की बात की गई है, तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो 2 होंगे, और लैप में हमारे जितने पोल हैं उतने ही पैरेलल पाथ होंगे। स्पीड इसमें 1000 RPM की दी है, और जो हमारे ई है वो हमारे पास 500 दी हुई है। तो अगर हम इसमें फ्लक्स पर पोल की बात करें तो फ्लक्स पर पोल हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स और सारी वैल्यू फ्लक्स है, और फ्लक्स के नीचे सारी वैल्यू लगा दो, E/60A NZ और P होगा यहाँ पर, जिसके थ्रू आपका जो है 0.041 वेबर आपका निकल जाएगा। तो अप्रॉक्स ये जो है आंसर नंबर सी इसमें हो जाएगा। अगर हम अगले की बात करें, द करंट ड्रॉन बाय अ 220 वोल्ट DC मोटर ऑफ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम एंड द बैक EMF ऑफ 200 वोल्ट की बात करें अगर हम इसमें, तो ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसमें सीरीज़ के जैसे हमारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से बनेगा। तो हमें करंट निकालना है, हमें पता है 200 माइनस ऑफ 220 माइनस ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 0.5, तो करंट है हमारा 40 एम्पियर। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना 19th का ए। अगर हम अगले की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइन बाय, देखो सबसे पहली बात, जो व्यक्ति अभी तक यहाँ पर पहुँच चुका है तो उसके लिए मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेन है अपना, तो मेन में क्या है, जैसे कि हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इसकी कंडीशंस के बाद तुम्हारा राइट हैंड कर्ल रूल हो गया, उसके बाद तुम्हारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बाद आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, लेफ्ट के बाद हमारा लेंस लॉ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कन्फ्यूज़ होते हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे इसका जो है मैं बाद में बताऊंगा आंसर। अब जो 21 क्वेश्चन की अगर मैं बात बताएं, तो 400 वोल्ट DC शंट मोटर टेक्स 5 एम्पियर एट नो लोड एंड द आर्मेचर एंड द रेजिस्टेंस of the motor are 0.5 ohm and 200 ohm respectively. What is the ratio of the speed from full load to no load when the DC shunt motor takes 50 एम्पेयर ऑन फुल लोड। अब देखो सबसे पहली बात, ये शंट की बात की गई, यहाँ पर 200 ओम हो जाएगा, 0.5 ओम, 400 यहाँ पर गिवन है, लोड करंट हमें 5 बताया गया है, तो हमें पता है कि पैरेलल में तो इसके थ्रू हम निकाल लेंगे, तो क्या करंट, तो 400 डिवाइडेड बाई 200 डेट इज़ 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर यहाँ पर गया, 5 एम्पेयर यहाँ पर गया, तो यहाँ से कितना आएगा, 7 एम्पेयर आएगा, ये हमें पता चल गया। तो यहाँ पर हम जो है क्या निकालेंगे, अपना स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे। हमें पता है E=टू P5NZ 60/A, प्रोपोर्शनलिटी में लगा दें तो 5 और N होता है। अगर E को हम फ्लक्स को भी फिक्स कर दें, और वैसे भी फ्लक्स यहाँ पर फिक्स ही है, तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। तो मीन अगर आप EMF निकालोगे तो वही आपकी स्पीड होगी। तो यहाँ पर क्या है कि अब जब मैंने देखा कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमने यहाँ पर निकाला, तो ये कितनी है वैल्यू, स्पीड मीन्स ये निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है कि 400 है, 400 में से अगर ये चीज़ माइनस करेंगे तो ये चीज़ निकलेगी, तो हमने 400, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 निकलेगा, 7 और 0.5 को,
ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, तो 400 माइनस 3.5 दैट इज़ 396.5, दैट इज़ नो लोड। नो लोड में जो हमारी स्पीड है, अगर हम फुल लोड की बात करें, जैसे हमने 15 एम्पेयर बताया, 50 एम्पेयर, ये देखो फुल लोड में, तो इसमें हम 50 लगाएंगे, सेम यहाँ पर 2 एम्पेयर सेम जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 50 + 2 52, एंड 52 से हम सेम अब इसमें क्या करेंगे, 52 एम्पेयर का करंट फ्लो किया तो 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हुआ वोल्ट, एंड 400 वोल्ट माइनस 26 वोल्ट दैट इज़ 374। अब इसकी रेशियो निकालनी है हम, किस में रेशियो किसकी निकालनी है, फुल लोड अपॉन नो लोड की, तो 374 अपॉन 396.5 तो दैट इज़ 094। तो ये आप देख सकते हो 094 आंसर इसमें आएगा। अगर अब हम जो है मेन इसमें मेन चीज़ों की बात करें, अब ये मेन चीज़ें आई जो कि आपको आनी चाहिए। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, बस अब ठीक है। देखो द फैराडे लॉ ऑफ, क्या हो रहा है आज, द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें, देखो क्या बोलता क्या है ये, देखो व्हेन एवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज अकर देन ईएमएफ इज इंड्यूस। तो ये आपको पता चल गया, द रेट ऑफ फ्लक्स देखो बेसिकली कैसे आएगा, जब आपके पास एसी होगी, एसी में आपका क्या करेगा, एसी होगी तो एसी में क्या होगा, आपका करंट चेंज होगा, करंट की वजह से आपका जो चेंजिंग करंट की वजह से जब वो उसके वजह से चेंजिंग फ्लक्स होगा, उसी चेंजिंग फ्लक्स की वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखो अब जो ईएमएफ को इंड्यूस करने की जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशन नंबर 1, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, पर इसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं। कंडीशन नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, सबसे पहली बात, सेट ऑफ कंडक्टर, एंड थर्ड रिलेटिव वेरिएशन, मीन्स टाइम की वेरिएशन और स्पेस की वेरिएशन ये होनी चाहिए। अब देखो टाइम वेरिएशन स्पेस वेरिएशन होता क्या है, देखो टाइम वेरिएशन का मतलब होता है आपका एक तरीके से इसका इस्तेमाल है ट्रांसफार्मर में। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की अगर बात की गई तो ये थोड़े इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है, पर ये बेसिक लेवल के हैं, जब पहले इंटरव्यू होता था जेई का तब पूछे जाते थे। वाई द ट्रांसफार्मर डज नॉट ऑपरेट ऑन डीसी, देखो क्यों ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं होता डीसी में। देखो सबसे पहले मैंने ये बात की थी कि जब भी हमें यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ पैदा करना है तो इसके लिए हमें जो चेंजिंग फ्लक्स होना चाहिए, और डीसी में हमारा मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, तो यहाँ पर चेंजिंग फ्लक्स नहीं होता है, जिसके थ्रू हमारा जो डीसी है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर काम नहीं करता है। अब सबसे पहली बात की जाए तो ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो क्यों बर्न आउट हो जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग इसलिए बर्न आउट हो जाती है, देखो सबसे पहले अगर हमने एसी का इस्तेमाल किया तो वहाँ पर इंपेडेंस होना R+JX होना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंपेडेंस है थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डीसी। डीसी में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसमें डीसी में जो फ्रिक्वेंसी है वो जीरो हो जाती है, और यहाँ पर जो अपना कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंसेस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस और कम हो गया। अब क्या है कि अगर हमने करंट को इस तरीके से बनाया होता है कि करंट मीन्स करंट की जो रेटिंग होती है उससे हम कंडक्टर का साइज़ एज्यूम करते हैं कि इतना साइज़ होना चाहिए, और अगर इससे साइज़ ऊपर जाएगा तो ये बर्न आउट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अपना रेजिस्टेंस कम हो गया जिसके थ्रू करंट बढ़ गया। अब करंट बढ़ने की वजह से जो उसकी रेटिंग थी कि इतना कंडक्टर का जो साइज़ था वो इतना था कि इतनी वो रेटिंग का करंट झेल सके, बट अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर बर्न आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि एसी के केस में कैसे इंड्यूस ईएमएफ होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका टाइम वेरिएशन है, टाइम के हिसाब से आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होगा, करंट की वजह से आपका फ्लक्स चेंज होगा। अब E=N d∅dt है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है समय के हिसाब से, तो अपना जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ की बात करें, ये हमारा जो सेकंड है डायनेमिक मीन स्पेस वेरिएशन में आता है ये, तो स्पेस वेरिएशन में आता है डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, जो भी रोटेटिंग चीज़ होती है जिसके थ्रू हम वोल्टेज को इंड्यूस करते हैं वो। इसमें क्या है कि अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल है, यहाँ पर एक कंडक्टर है, कंडक्टर को किसी और चीज़ के थ्रू जो है इसको प्राइम मूवर के थ्रू घुमाया जा रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा BLV sin थीटा। B इज अ फ्लक्स डेंसिटी, वेलोसिटी, लेंथ एंड साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा मैक्स 90 होगा तो वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो यहाँ पर मैक्सिमम में जो है देखने को मिलेगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका राइट हैंड कर्ल रूल, देखो राइट हैंड कर्ल रूल भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो अब क्या है कि इसमें लिखा है कर्ल, फिंगर एंड थंब, ये दोनों के ऊपर काम करेगा। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको करंट पता है तो इससे फ्लक्स पता होगा, फ्लक्स पता है तो इससे करंट आप पता कर सकते हो मुझे से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बोलना चाहता हूँ, देखो जो हमारा क्रॉस का साइन है वो इनवर्ड है, डॉट मीन्स आउटवर्ड है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमारे पास है क्या, हमारा यहाँ पर जो क्रॉस साइन है इसका मीन्स करंट अंदर जा रहा है। अगर आपका जो थंब है, थंब का इस्तेमाल करो, अब थंब को तुम करंट के जैसे लो। अगर आपने एक तरीके से थंब को
इनसाइड के, जैसे क्रॉस है तो क्रॉस का मीन इनसाइड, और अपनी जो थम और फिंगर्स को कर्ल आउट कर लो, तो इसमें आप देखोगे कि जिस तरह या जिस डायरेक्शन में आपकी जो फिंगर होगी वो उसकी फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। अब डॉट का मतलब बाहर, और बाहर के मीन्स आप फ़ोन की बाहर की तरफ अपना अंगूठा ऐसे रखो और फिंगर को कर्ल आउट कर लो, तो आपसे पता चलेगा कि जो आपका फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, जिसके थ्रू आपका जो फ्लक्स है वो एडअप होकर इस तरीके को चलेगा जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये क्रॉस है, ये डॉट है, करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट ऐसे करके जाएगा जो फ्लक्स है वो हमारा इस तरीके से बनेगा। तो अगर आपको करंट पता होगा तो आप फ्लक्स निकाल लोगे, और फ्लक्स पता होगा तो करंट आप निकाल लोगे। अब अगर हम अगले की बात करें तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें, ये सिर्फ जनरेटर के एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या है कि जैसे ये थंब है तो इसमें मोशन ऑफ द कंडक्टर है। अब ये जो फोर फिंगर है इसमें आपका क्या है कि आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स है, एंड ये मिडिल फिंगर है, इसमें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये कंडक्टर है, ये हमारे पास जो है एक रोटर बोले, रोटर में एक कंडक्टर है। अब इसमें जो हमारा रोटर है वो किस डायरेक्शन को घूम रहा है, वो इस डायरेक्शन को घूम रहा है, मीन्स या अगर मैं बोलूँ तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हम इसमें पता करना चाहते हैं कि हमारा जो करंट है वो कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, मीन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो सबसे पहले अगर हम इसमें करेंगे क्या, तो इसमें हमने क्या करना है कि अपने को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ को है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपकी नॉर्थ टू साउथ पोल, तो हमने यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किया नॉर्थ टू साउथ हो गई। सबसे पहले आपने ये चीज़ कर लिया। उसके बाद देखना कि जो आपका कंडक्टर के रिस्पेक्ट में हमेशा आप जो है फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, कंडक्टर को देखते, ठीक है ना। ये कंडक्टर को आपने देख लिया, कंडक्टर अपना क्या है यहाँ पर है। अब कंडक्टर जो है रोटर के साथ कनेक्टेड होगा, तो जहाँ पर रोटर की डायरेक्शन है कंडक्टर भी उसी तरीके से घूमेगा। तो हमने मान लिया कि इस समय इस इंस्टेंट में आपका कंडक्टर जैसे ये है तो ये इस डायरेक्शन को घूम रहा है। अब आपने क्या करना है, फ़ोन या जिसमें भी आप देख रहे हो अभी आपने फिंगर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अगर बात आपका राइट हैंड जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारा फोर फिंगर थी, तो फोर फिंगर को मीन्स ये वाली फिंगर है उसको जो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ लेकर चलना है, मीन्स ये हुआ तुम्हारा डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड होने की वजह से अब क्या है कि इसमें जो तुम्हारा मोशन है, मोशन किधर को है हमारा, मोशन का मीन्स कौन चीज़ बताएगी, थंब बताएगी। तो ये वाली फिंगर नीचे साइड होगी और ये जो है कंडक्टर की इस वाली डायरेक्शन में हो गया। जब आप ये लगाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो करंट है वो हमारा कहाँ पर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, मीन्स आउटवर्ड। तो इसमें आंसर आएगा आपका आउटवर्ड। तो यहाँ पर करंट क्या आउटवर्ड है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ इस समय, अब मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या नॉर्थ टू साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल गई। अब कंडक्टर इस तरीके को जा रहा है तो हम मान लिया करंट इस तरीके। अब अपने क्या करना है, फिर से अपने वही करना है, डायरेक्शन को देखते हुए आपको अरेंज करनी है आपने। तो ये ऐसे कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नीचे की तरफ है, पर नीचे उसमें मोशन है वो किस तरफ, इस तरफ है। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के मोशन को उस तरीके से देखोगे तो इसमें क्या होगा कि आपका ये इनवर्ड जाएगा करंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका इनवर्ड करंट। मैं थोड़ा सा इसमें आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे इस वाली की बात करें, अगर इसमें नॉर्थ यहाँ पर और साउथ यहाँ पर है और कंडक्टर इस तरीके की डायरेक्शन में घूम रहा है मीन्स क्लॉकवाइज, तो आपने देख लिया कि नॉर्थ टू साउथ हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर दी। अब कंडक्टर को मैं इस साइड कर लिया और इसके थ्रू जब भी आप निकालोगे तो करंट कहाँ निकलेगा, इसमें आउटवर्ड निकलेगा। तो आई होप आपको जो है फ्लेमिंग एक तरीके से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का पता चल गया होगा इसमें। अब केस नंबर 2 की बात करते थे। अब देखो केस नंबर 2 में होता क्या है, ये हमारे पास स्टेटर है, स्टेटर और बीच में अपना रोटर है जो कि इसमें परमानेंट पोल्स हमने लगा दिए नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब इसमें क्या है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो रोटर जो है वो आपका कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब इसमें हमने करना है कि इसमें जो आर्मीचर मीन्स इसमें जो स्टेटर में जो आर्मीचर वाइंडिंग है उसमें करंट कहाँ को इंड्यूस करेगा, मीन्स इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा, ये हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि ये चीज़ हो क्या रहा है। अगर आपका कंडक्टर का है यहाँ को घूम रहा है पर इसके रिस्पेक्ट में एक है अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं कैसे बताऊँ, ये जो हमारा फिक्स कंडक्टर है वो हो आप जब वो आप हो बाहर, ठीक है, और ये है आपकी ट्रेन में हो गया आपका एनएनएस रोटर। ट्रेन अगर यहाँ को जाएगी तो इसमें आपको क्या लगेगा कि आप क्या जा रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहे हो, और आपके रिस्पेक्ट में ये चीज़ लगेगी आगे। तो जब भी आप ऐसे वाले केस में जब भी आपको अगर निकालना होता है तो आपको हमेशा जो मोशन लेना है, मीन्स आपको जो थंब वाली डायरेक्शन लेनी है वो हमेशा इसके रोटेशन के अपोजिट लेनी है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ टू साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, मीन्स ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी आपकी कहाँ पे, बाहर की तरफ को। और मैंने मोशन की बात क्या की थी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल ये आपका क्या हो गया एनएस, ये पोल हो गया, पोल अगर आगे को जा रहा है तो कंडक्टर उसके लिए क्या लगेगा कि वो पीछे को जा रहा है। तो आपकी जो मोशन है मीन्स थंब है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में।
तब आप इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपकी जो 4 फिंगर होगी वो होगी अप साइड, एंड आपका जो थंब हो गया वो आप किस डायरेक्शन में दिखेगा, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में दिखेगा। अब इसमें आपका जो है आपका फिर यहाँ से जो है करंट आप निकाल लोगे तो यहाँ पर क्रॉस निकलेगा, मीन्स इनवर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें देखो, अगर एनएनएस अगर इधर को घूम रहे हैं, आपको क्या मानना है कि कंडक्टर अब इस तरीके को, मीन्स राइट हैंड साइड को कंडक्टर जा रहा है तो मोशन, एंड इसमें जो है मैग्नेटिक लाइन्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइन्स होगी, मोशन होगा, और ये कहाँ को जा रहा है, बाहर की तरफ को जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आउटवर्ड। आपको जो है इसमें अपने राइट हैंड का रूल करके, मतलब राइट हैंड का इस्तेमाल करके जो है आप इसमें डायरेक्शन को देख सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया भी है, और उसको आपने बस देखना है कि बी ऊपर को जा रहा है और थंब यहाँ को जा रहा है, 4 फिंगर यहाँ को, थंब यहाँ को, फिर आपको करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी खुद से, ठीक है। अगर हम अगले की बात करें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो ये होती है आपकी मोटर एक्शन के लिए, मोशन कर दिया है, ये मोटर एक्शन के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि ये आप देख सकते हो, ये होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, ये आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी, आपका 4 फिंगर, ये तुम्हारी मिडिल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी। अब इसमें अगर बात करें डीसी मोटर की बात करें, ये मोटर एक्शन में लगती है, तो इसमें लॉरेंस लॉ चलता है, ये पेपर में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो ये कौन सा लॉ है, तो ये लॉरेंस लॉ है, एफ इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकालना है। नॉर्थ एंड साउथ है, रोटर है, इसमें कंडक्टर है, कंडक्टर में जो करंट है वो इनवर्ड जा रहा है। अब देखो इनवर्ड जा रहा है, अब मैग्नेटिक लाइन्स आपको कहाँ है, इसमें आपका लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। देखो अभी आपने क्या करना है कि आपका जो 4 फिंगर है वो डाउन साइड कर लो। आपको जैसे ये बी है, मैग्नेटिक लाइन से डाउन साइड कर ली। डाउन साइड करने के बाद आपका करंट है। अब करंट यहाँ पर क्या है, क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन मीन्स ये जा रहा है आपका इनवर्ड। अगर आपको क्या करना है कि अब आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करनी है, आपको अंदर की तरफ को करनी है, मीन्स आपके, अब जैसे भी आप देख लो अंदर की तरफ करनी है, मीन्स फ़ोन की तरफ कर लो आप। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी फोर्स है वो कहाँ को दिखेगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड दिखेगी आपकी फोर्स, मीन्स ऐसे तरीके से मैग्नेटिक लाइन ये चीज़ होगी इनसाइड होगी आपकी स्क्रीन के अंदर। करंट जो है वो इनसाइड ऑफ द स्क्रीन है, और फोर्स आपकी फिर लगेगी किस साइड, राइट साइड लगेगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी पता चल जाएगी यहाँ से। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें, नॉर्थ एंड साउथ है, अगर आपका कंडक्टर जो है इस तरीके को है और इसमें आप जो है निकालना चाहते हो एक तरीके से कि आपकी इसमें जो है करंट कहाँ को इंड्यूस किया जाएगा, तो वही है मैग्नेटिक लाइन यहाँ को होगी, मैग्नेटिक लाइन जो है ऊपर से नीचे होगी, तो आपने कर लिया। अब इसमें क्या है कि फोर्स के बारे में आपको पता करना है। फोर्स के बारे में जैसे आपने पता किया, तो फोर्स किधर को है, फोर्स है अपनी यहाँ को, इस कंडक्टर में आपका प्लेस है, फोर्स है यहाँ को है, तो यहाँ पर जो करंट है वो कहाँ को जा रहा है, ये जा रहा है आउटवर्ड, आउटवर्ड मीन्स आपकी तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आउटवर्ड करंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम अगले की बात करें इस वाले की, नॉर्थ एंड साउथ है, जैसे नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइन से लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है। नॉर्थ टू साउथ है, कंडक्टर यहाँ पर प्लेस है, और कंडक्टर कहाँ की मोशन है इसके साथ जुड़ा है, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो कंडक्टर की डायरेक्शन होगी ये, फोर्स होगी, फोर्स के बाद मैग्नेटिक लाइन ऊपर ले लो, तो करंट कहाँ को जा रहा है आपका इनवर्ड जा रहा है। तो आई होप आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल ये समझ आ गया होगा। मैंने इसको डायरेक्शन के हिसाब से भी समझाने की कोशिश की है। तो देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बेसिकली आपका जो है इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है, या इंड्यूस करंट के बारे में बताता है, और जो हमारा इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो मोशन के बारे में या फोर्स के बारे में बताएगा आपको। तो अगर मैं अगले की बात करें तो ये कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें। अब लेंस लॉ का कुछ नहीं है, लेंस लॉ को क्या बताता है, लेंस लॉ द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इफ इट अलो टू फ्लो करंट, मतलब शॉर्ट सर्किट होगा द करंट सो प्रोड्यूस एंड अपोजिंग द कॉज। मतलब वो ये कि देखो जो लेंस लॉ है वो पोलैरिटी बताता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो आपको क्या बताता है, आपको डायरेक्शन बताता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताएगा। तो इसमें पहले फैराडे लॉ आएगा, क्योंकि फैराडे लॉ के थ्रू ही आपको पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कहाँ पर है या डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पर है। और ये जो है आपका लेंस लॉ वो पोलैरिटी बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, तो ये अपने अपोज को कॉज करेगी जो भी जिस कारण से ये हुआ है। जैसे कि एक मैं ट्रांसफार्मर की बात बताऊँ, यहाँ पर आपका प्राइमरी वोल्टेज है, यहाँ पर आपका जो है ईएमएफ है, सेकेंडरी ईएमएफ है, और प्राइमरी ईएमएफ, सेकेंडरी ईएमएफ एंड लोड है। तो देखो अब इसमें क्या होगा कि जो लेंस लॉ होगा वो अपने कास्ट को अपोज करेगा, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज होगी, तो आपकी ईएमएफ भी यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप केवीएल भी लगाओगे तो ये चीज़ जो है इसको अपोज करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप जो भी मर्जी, जैसे केवीएल में कैसे लगाते हो पोलैरिटी के हिसाब से, मैं चलता हूँ जैसे यहाँ पर है तो मैं अपोजिट पोलैरिटी लेता हूँ, मीन्स प्लस, और यहाँ पर लूँगा मैं माइनस। तो देखो वी माइनस ऑफ ई है, तो मीन्स ये कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है, तो ये लेंस लॉ के थ्रू अपोज कर रहा है।
तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। अगर मैं करंट के बेसिस में बताऊँ तो करंट अगर ऐसे करके जा रहा है तो जो लेंस लॉ का करंट होगा वो उसके अपोजिंग में होगा। मीन्स यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि फ्लक्स को भी अपोज करेगा लेंस लॉ। मीन्स लेंस लॉ पूरे अपने कॉज को अपोज कर रहा है। मीन्स जड़ जो होती है लेंस लॉ के लिए वो उस चीज़ को अपोज करता है। तो यहाँ पर क्या वोल्टेज की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से फ्लक्स, फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ। तो ये पूरा कहीं ना कहीं ये वोल्टेज को ही अपोज करेगा। तो आई होप आपको जो है लेंस लॉ भी इसमें समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें आएगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता देना। और तो हम इसमें कर लेंगे। तो स्क्रीन ही वाइट होगी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसको जो है लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल एंड धन्यवाद।